गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी पर। तो मेरे सभी पेड क्लास के बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है साझेदारी का पुनर्गठन, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। साझेदारी के पुनर्गठन चैप्टर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसा कि ऊपर आपको स्क्रीन में भी शो हो रहा होगा, आज ये इसका पहला पार्ट है, यानी कि एकदम स्टार्ट से हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कराया जा चुका है, उसकी पूरी पीडीएफ भी दी जा चुकी है सभी बच्चों को, और पीडीएफ के साथ साथ इंग्लिश की भी पीडीएफ आज आप सभी लोगों को मिल जाएगी। 1 से 5 पार्ट तक टेक्स्ट बुक और वर्क बुक की सभी बच्चों को मिल जाएगी, कोई परेशान नहीं होना है। उसके बाद ग्रामर की भी पीडीएफ हम लोग बनवा के दे देंगे, लेकिन आज टेक्स्ट बुक की कोशिश करूंगा देने की, या वर्क बुक की जिसकी भी होगी आपको दे दी जाएगी। तो आप प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। अच्छा, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको पूरी प्लेलिस्ट दी जा चुकी है, तो वो पूरी प्लेलिस्ट से पूरे वीडियो शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि तभी उनको समझ में आने वाला है। ठीक है, वैसे तो ये नया चैप्टर है, तो वो अगर कोशिश करें तो ऐसा कर सकते हैं कि एक वीडियो इसका देखिए जो नया पढ़ाया जा रहा है शुरुआत से, और एक वीडियो पुराना देखिए जो उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि उनको पूरी प्लेलिस्ट दी जा चुकी है। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो आपका गैप था वो आपका कवर हो जाएगा। भाई ये क्लासेस आज लगभग 20 तारीख से चल रही है, 20 अगस्त से शायद पहली पेमेंट 20 अगस्त को ही हुई थी ना, मतलब सभी ज्वाइनिंग काफी सारे बच्चों की, हाँ 20 अगस्त, हाँ। तो 20 अगस्त से चल रही हैं क्लासेस। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके पास समस्या एक है कि थोड़ा पुरानी चीजें भी उनको पढ़नी पड़ेगी, तभी तो आगे का उनको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज से तीसरा चैप्टर है, तो जो नए लोग हैं वो ध्यान से सुनो, और पुराने वीडियो को 1-2 डेली देखो और नए वीडियो को डेली देखो। जैसे आज वाला वीडियो शाम को 7 बजे जो चल रहा है अभी, तो इसका वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि ये तीसरा पार्ट है। ये मत सोचना कि पुराने वीडियो अगर हमने नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो नया चैप्टर है ना, और शुरुआत से है, तो इसको आप क्लियर आगे पढ़ते जाओ और पुराने वीडियो को क्लियर करते जाओ। क्योंकि पुराने वीडियो जब आप देख डालोगे तो आपका पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 24 या 25 लेक्चर पढ़े हैं पहले और दूसरे चैप्टर को मिलाकर, तो उन चैप्टरों को कंप्लीट कर डालो, और ये तीसरा चैप्टर भी आप कंप्लीट कर डालना धीरे धीरे, जैसे ही मैं पढ़ाता जाऊंगा। तो ठीक है, बिल्कुल ये लाइव क्लास होती है, लेकिन लाइव चैट नहीं होती है, थोड़ा सा पहले इसलिए लाइव चैट नहीं करते हैं, कमेंट सेक्शन का ऑफ होता है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत हुआ करें। ठीक है, कल हम लोगों ने दूसरे चैप्टर को समाप्त किया था, सुबह टाइम टेस्ट भी था, शाम टाइम क्लासेस भी ली थी। आज सुबह टाइम आपने इंग्लिश की क्लास ली होगी, वर्क बुक का चैप्टर नंबर 5 सर ने पढ़ाया है, सभी लोगों को मिल गया होगा। कल हम लोग ग्रामर की क्लास करेंगे 8 बजे, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, वर्क बुक और टेक्स्ट बुक। ग्रामर की 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप लोग ग्रामर का रिवीजन कर लीजिएगा। कल ग्रामर हम लोग कर देंगे, ठीक है, सुबह 8 बजे। मतलब सारी चीजें आप समझ सकते हैं ना कि यहां पर सारी चीजें एकदम प्रॉपर वे से जा रही हैं। मतलब आप खुद सोचो कि लगभग जिन बच्चों को एडमिशन किए हुए 20 अगस्त हुए थे, अभी तो 20 सितंबर भी नहीं हुआ, पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ, उन लोगों को टेक्स्ट बुक 5 चैप्टर तक मिल गई, वर्क बुक 5 चैप्टर तक मिल गई, पूरी पीडीएफ मिल चुकी है अकाउंट की। अकाउंट 2 चैप्टर कंप्लीट कराए जा चुके हैं, तीसरा चैप्टर स्टार्ट कराया जा रहा है। यकीन मानो बच्चा, इससे ज्यादा आपको भारत के अंदर कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं दे सकती है इतने कम समय में। रेगुलर क्लासेस होती हैं, बिल्कुल। देखो, किसी दिन की बात अलग है, मैं भी एक इंसान हूं, लेकिन मुझे हंसी आती है। आज कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया है, कल भी कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ था। हालांकि कल रात में पेमेंट की लिंक बंद कर दी गई थी, लेकिन कुछ 2-4 बच्चे थे जिनकी पेमेंट मैंने कर दी थी अपनी तरफ से, फिर उनसे पेमेंट मैंने ले ली है। तो उनके गार्जियन बोल रहे सर कुछ पहले वीडियो दिखाइए, फिर हमको ट्रस्ट हो। अच्छी बात है, देखो, लेकिन बात पता है क्या, अभी कोई एक आदमी आ जाए जो आपको जादू टोना दिखाए, आपसे पैसे ले ले, आप उसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं, भरोसा कर लेते हैं ना, सही बात। लेकिन एक शिक्षक चिल्ला के बोला कि 300 में अकाउंट और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में आपको पढ़वाऊंगा, लेकिन उस शिक्षक के ऊपर भरोसा कम होता है। यही तो हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कमी है। ठीक है, कुछ बच्चे तो क्लास लेकर फिर शेयर भी करने लगे, उनको मैंने ब्लॉक किया। कुछ की अभी 1-2 बच्चे और भी है जो शेयर कर रहे हैं, उनका नाम मैं अभी नहीं ले रहा हूं, उनसे मैं बात करके उनको क्लियर करूंगा। टेक्निकल टीम ने मुझे बताया हुआ, मुझे बड़ी शर्म आती है ऐसे बच्चों के ऊपर। मतलब आप लोग समझ के क्या रखोगे। अच्छा ठीक है, अगर मैं ब्लॉक नहीं भी करता, सपोज दैट अगर मैं ब्लॉक नहीं कर रहा हूं किसी को, तो आप वीडियो शेयर कर रहे हो यार, पैसे आपने पेड किए हुए हैं, और आपने पैसे पेड किए, यहां पे मैं वीडियो बना रहा हूं इतनी मेहनत से। आप एक शिक्षक को, ऐसा होता है ना कि जैसे सुदामा जी ने कृष्ण जी के अन्न खा लिया था, जिसके कारण से वो जीवन भर भिखारी बने रहे। तो आप अगर पेट पीछे मेरी वीडियो को आप शेयर करेंगे मेरी जानकारी के बिना, मैं इतनी मेहनत से शिद्दत से आकर के मैं और अजय सर वीडियो बना रहे हैं, अगर आप शेयर करेंगे, सपोज दैट अगर आपको हमने ब्लॉक नहीं भी किया, तो यकीन मानना सुदामा जैसी दशा आपकी होने वाली है। ये कोई मैं डरा धमका नहीं रहा हूं, एकदम आपको स्पष्ट बता रहा हूं यार, कभी भी जीवन में 1 रुपया किसी का खाना नहीं चाहिए। मैंने हमेशा यही सीखा है,
अगर मैंने आपसे 300 रुपये लिए हैं तो 1 महीने की पूरी क्लास में आपको देने वाला हूं, ये एकदम निष्फिकर आप रहिए बिल्कुल। यहां तक कि किसी दिन अगर क्लास नहीं भी हो पाती है तो मैं खुद टेंशन में आ जाता हूं कि यार मैंने बच्चों से पैसा लिया हुआ है और आज मैंने क्लास नहीं दी। ओके बच्चा, क्लियर है ना? तो बस ईमानदारी से पढ़िए, आपके लिए ये क्लासेस हैं, मैं आपके लिए उपलब्ध हूं, आप ईमानदारी से पूरे सिलेबस को पढ़िए। मैं पूरी अकाउंट आपको कंप्लीट कराऊंगा, अजय सर पूरी इंग्लिश, पूरी ग्रामर, सब कुछ कंप्लीट होने वाला है। 12वीं के बाद भी हम आपसे जुड़े रहेंगे, आपकी तैयारी करवाएंगे, जिस फील्ड में भी आप जाएंगे। बस ट्रस्ट बनाकर मेहनत करिए। और अगर आपके कोई फ्रेंड अभी परचेस करने वाला है तो उसको पेमेंट अभी तो होगी नहीं, मेरे से एक बार संपर्क करवा सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग एक परिवार का हिस्सा बन चुके हैं A3 एकेडमी का। तो अब आपका भी काम है कि मेरी तरफ से आप प्लीज लोगों को बताइए A3 एकेडमी के बारे में, प्लस शेयर मत करिएगा, नहीं तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि एक बार अगर आप ब्लॉक हो गए तो फिर ना तो मेरा फोन नंबर आपको मिलेगा, ना तो आपका फोन लगेगा मेरे नंबर पे, ब्लॉक कर दिया जाएंगे, और ना ही आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। यानी आप समझ सकते हैं उस पूरे सर्वर को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो जैसा कि मैंने बात की कि आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 साझेदारी के पुनर्गठन चैप्टर के बारे में बात करेंगे। बच्चों, अगर बात की जाए साझेदारी के पुनर्गठन की, तो इसकी पहली ही थ्योरी आती है कि साझेदारी के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग पहले थ्योरी बात करते हैं, फिर हम लोग सवाल की बात करते हैं। तो आज सेक्शन अभी थ्योरी का है, साझेदारी के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं। इसका PDF आपको मैं भेज दूंगा, लेकिन पहले अभी इधर समझ लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सारा कुछ मिलेगा। साझेदारी के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं, इसकी पहली ही थ्योरी है, साझेदारी के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन कभी भी 4 नंबर में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन जब भी आता है तो याद रखना बच्चा, हमेशा ये क्वेश्चन जब भी आता है तो 2 नंबर में आता है कि साझेदारी के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं। क्लियर है बच्चा? अब साझेदारी का पुनर्गठन होता क्या है, जैसे कि चैप्टर का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी साझेदारी का पुनर्गठन। बच्चा, साझेदारी का पुनर्गठन होता क्या है, इस बात को बहुत आराम से समझो। जब भी विद्यमान साझेदार का मतलब जो भी साझेदार उपस्थित हैं, जो भी साझेदारों ने मिलकर व्यापार को स्टार्ट किया हुआ है, जो भी पुराने साझेदार हैं वो विद्यमान साझेदार कहलाते हैं। तो जो भी साझेदार उपस्थित हैं उन सभी साझेदारों के मध्य यदि किसी प्रकार का आपसी परिवर्तन हो जाता है, यदि उनके संबंधों में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम लोग साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। इसका मतलब साझेदारी के पुनर्गठन में एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, बोले सर संबंधों में परिवर्तन। वो क्या है, बोले सर वो है संबंधों में परिवर्तन। वो क्या है, बोले सर संबंधों में परिवर्तन। यानी कि यदि साझेदारों के आपसी संबंधों में परिवर्तन हो जाता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी का पुनर्गठन। यानी अब ये संबंधों में परिवर्तन का क्या मतलब है? संबंधों में परिवर्तन का मतलब होता है कि जो करार रहा होगा साझेदारों के मध्य वो टूट जाए। संबंधों में परिवर्तन का मतलब है कि कुछ ऐसी बातें नई आ जाए, किसी नए साझेदार का फर्म में प्रवेश आ जाए, या कोई साझेदार की मृत्यु हो जाए, अवकाश ग्रहण कर ले, या साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन आ जाए, तो इस कारण से भी क्या हो जाता है, संबंधों में परिवर्तन आ जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। बच्चा, 2 नंबर के लिए आपको इतना ही लिखना है। किसी एक बच्चे का मुझे कमेंट आया था कि सर आपने जैसे किताब में अलाभकारी संगठन की थ्योरी बताई है, तो किताब में तो इतनी सारी लिखी हुई है। भाई किताब में तो 10 नंबर लायक लिखी है, जबकि थ्योरी तो अलाभकारी संगठन से आप क्या समझते हैं 2 ही नंबर में आएगा। तो क्या करोगे, क्या करोगे, 10 नंबर लायक लिखोगे। भाई जितना आपको मैं पढ़ा रहा हूं, जितनी थ्योरी मैंने आपको PDF दी है, आप उतना पढ़ो ना प्लीज। आप पता है किन लोगों से पढ़ रहे हो, कम से कम ये तो रेपुटेशन का तो ख्याल रखो। आपको पता है आपको इंग्लिश कौन सर पढ़ा रहे हैं? आपको इंग्लिश वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन MP, मध्य प्रदेश के नंबर 1 टीचरों में से एक अजय मिश्रा के द्वारा आपको इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। अभी संविदा वर्ग 1 का एग्जाम हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा नेट में डाल के उनका रिजल्ट। अजय कुमार मिश्रा क्वालिफाइड बंदे हैं संविदा वर्ग 1 मतलब समझ सकते हो कि कितनी बड़ी पोस्ट में है वो शिक्षक के, समझ रहे हो? तो ऐसे लोकल लोग नहीं आके यहाँ पे पढ़ा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में, कौन खुद मैं पढ़ा रहा हूं, ऑनर ऑफ A3 एकेडमी। तो थोड़ा सा समझो बात को, चीजें आपको 300 में मिल रही दोनों, इसलिए वैल्यू थोड़ा कम समझ रहे हो। ठीक है, इसलिए बहुत ईमानदारी से पढ़ो आप। ओके,
तो मैंने आपको क्या बोला कि क्वेश्चन आएगा साझेदारी के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या कहोगे कि सर विद्यमान साझेदारों के आपसी संबंधों में जब परिवर्तन होता है, एक लाइन याद रखना, आपसी संबंधों में परिवर्तन, विद्यमान साझेदारों के आपसी संबंधों में जब परिवर्तन होता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। इन संबंधों में परिवर्तन के कारण क्या होता है कि साझेदारी एक नए रूप में आ जाती है और एक नए स्वरूप से साझेदारी व्यापार शुरू हो जाता है। यानी जो पुराने रोटेशन से व्यापार चल रहा था पुराने संबंधों के हिसाब से, अब उसमें नए संबंध आ जाते हैं या उन संबंधों में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी का पुनर्गठन। एक प्रकार से आप ऐसा समझ सकते हो कि मान लो हम दो लोग कोई साझेदार हैं, हम आपस में कुछ पैसा लगा रहे हैं, बाद में मैंने ज्यादा पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया, वो कम पैसा लगा रहा है, तो हमें क्या आ जाएगा, संबंधों में परिवर्तन आ गया। तो वही हमने क्या किया, हमने कहा भाई एक बार फिर से साझेदारी का पुनर्गठन करो, क्योंकि उसमें कुछ बदलाव करना है। तो आप समझ पा रहे हो ना कि पुनर्गठन का मतलब क्या, बदलाव से है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, बदलाव से है। किसमें बदलाव, बोले सर संबंधों में परिवर्तन। तो आपको समझ में आ गया साझेदारी के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसकी दूसरी थ्योरी आपसे पूछी जाएगी कि साझेदारी के पुनर्गठन की दशाओं को बताइए। इसकी दूसरी थ्योरी आपसे पूछी जाएगी, साझेदारी के पुनर्गठन की दशाओं को समझाइए, मतलब वो कौन से वैलिड रीजन है जब साझेदारी का पुनर्गठन हो ही जाता है, ठीक है। तो दूसरी थ्योरी है साझेदारी के पुनर्गठन की दशाओं को समझाइए। या आपसे यह भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि साझेदारी के पुनर्गठन के कारणों को समझाइए, या इसकी जगह यह क्वेश्चन भी आ सकता है साझेदारी पुनर्गठन के कारणों को समझाइए, तो भी यही आंसर आपको देना है। साझेदारी के पुनर्गठन के कारणों को समझाइए। साझेदारी के पुनर्गठन के कारणों को समझाइए, साझेदारी के पुनर्गठन की दशाओं को समझाइए। बात को बहुत आराम से समझना, साझेदारी के पुनर्गठन की दशाओं को समझाइए, या क्वेश्चन पूछ सकता है साझेदारी पुनर्गठन के कारणों को समझाइए। तो इसका आंसर एक ही होगा, क्योंकि बच्चा होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में जब एग्जामिनर क्वेश्चन देता है तो वहां पे वो दे देगा साझेदारी के पुनर्गठन की दशाओं को समझाइए। हो सकता है आपके टीचर ने ये बताया हो, या आप पहले जहां पढ़ते थे, या आगे चल के आप जहां पढ़ोगे, या सपोज दैट मैंने आपको बताया कि साझेदारी के पुनर्गठन की दशाएं ये होती है। अब मान लो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया साझेदारी पुनर्गठन के कारणों को समझाइए, तो आपने कहा सर ने तो दशाएं बताई हुई थी, सर ने पुनर्गठन से आशय बताया हुआ था, ये कारण कहां से आ गया क्वेश्चन में। तो बच्चा याद रखना, इसका भी आंसर क्या होगा, वही होगा। तो चाहे क्वेश्चन पूछे साझेदारी पुनर्गठन की दशा और चाहे क्वेश्चन पूछे साझेदारी पुनर्गठन के कारण, इनका दोनों का आंसर एक ही होगा। और आंसर क्या होगा, बात को समझो। क्वेश्चन में ये बोला हुआ कि वो कौन कौन से कारण हैं, या वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, वो कौन कौन सी दशाएं हैं जिनके माध्यम से साझेदारी का पुनर्गठन होता है। तो बच्चा याद रखना, कुछ दशाएं हैं जिसमें से पहली है विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि या लाभ विभाजन में लिख दो। विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन में परिवर्तन होने पर। दूसरा, नए साझेदार के प्रवेश पर। तीसरा, पुराने साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर। साझेदारी व्यापार का अन्य साझेदारी व्यापार में विलय होने पर।
तो बच्चा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि साझेदारी पुनर्गठन की दशाओं को समझाइए या साझेदारी पुनर्गठन के कारणों को समझाइए। तो बच्चा याद रखना, साझेदारी पुनर्गठन के कारण कौन कौन से होते हैं। पहला होता है विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन में परिवर्तन होने पर, किसी साझेदार के फर्म में प्रवेश होने पर, पुराने साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर, या साझेदारी व्यापार का अन्य साझेदारी व्यापार में विलय होने पर। विलय होने का मतलब कि हमारा व्यापार जब लगातार हानि से चल रहा है तो हमारा व्यापार किसी अन्य साझेदार व्यक्ति ने ले लिया है। सपोज जैसे मेरी बिस्कुट की एक कंपनी है पार्ले जी, अब अगर मेरी पार्ले जी कंपनी को नुकसान हो रहा है तो ब्रिटानिया कंपनी में मेरा फर्म क्या हो गया, विलय हो गया। इसे हम लोग कहते हैं कि एक साझेदारी फर्म का किसी अन्य साझेदारी फर्म में क्या होने पर, विलय होने पर। तो ये प्रमुख दशाएं होती हैं जिसके कारण से किसी भी फर्म का क्या हो जाता है, पुनर्गठन हो जाता है। क्या हो जाता है, पुनर्गठन हो जाता है। बच्चा बहुत आराम से क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ने आपसे पूछा हुआ था कि साझेदारी पुनर्गठन के कारणों को समझाइए। तो पहला कारण है विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर। दूसरा कारण है नए साझेदारों के फर्म में प्रवेश होने पर। तीसरा कारण है पुराने साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर। यह चौथा कारण है साझेदारी व्यापार का अन्य साझेदारी व्यापार में विलय होने पर। इनके कारण से साझेदारी फर्म का क्या हो जाता है, पुनर्गठन हो जाता है। अब बात को समझना जो मैं बहुत आराम से बता रहा हूं। मान लो सपोज दैट कि दो लोग साझेदार हैं, ए और बी। बात को समझो, यहां पे ए और बी दो लोग साझेदार हैं, ठीक है। हुआ क्या, ए और बी ने अपना लाभ पहले, ध्यान से इधर समझो, ए और बी अपना लाभ पहले 1:2 में बांटते थे। किस अनुपात में बांटते थे, बोले सर 1:2 में बांटते थे। बाद में दोनों में कहा सुनी हो गई और बोले यार अब हम लाभ को 2:1 में बांटेंगे। यानी कि ए को पहले 1 मिलता था तो अब ए बोला मुझे 2 चाहिए। तो ये क्या हुआ, बोले सर लाभ विभाजन में अनुपात में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, बोले सर हुआ। तो लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हुआ तो ये क्या हो जाएगा, साझेदारी का पुनर्गठन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पुनर्गठन करना पड़ेगा। अब मान लो ए और बी फर्म में साझेदार हैं, उन्होंने ये तय किया कि यार फर्म में एक व्यक्ति की और आवश्यकता है, दो लोग मिलकर के साझेदारी व्यापार को नहीं चला पा रहे हैं, तो क्यों ना एक व्यक्ति को नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाए। फर्म में नए साझेदार का प्रवेश का मतलब है किसी बाहरी व्यक्ति को फर्म में प्रवेश देना। तो उन्होंने बोला चलो सी को फर्म में प्रवेश दे देते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी कि नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेगा तो भी साझेदारी का क्या करना पड़ेगा, पुनर्गठन करना पड़ेगा। हुआ क्या कि ए बी साझेदार थे, ए की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है या अवकाश ग्रहण कर लेता है। क्योंकि साझेदारों में 2 व्यक्ति तो कम से कम होना चाहिए, तो यहां पे बी क्या करेगा, बी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देगा। तो किसी साझेदार की अवकाश ग्रहण या मृत्यु हो जाने पर, अवकाश ग्रहण का मतलब होता है कि फर्म से रिटायरमेंट ले लेना, या अवकाश ग्रहण का मतलब होता है कि फर्म से चले जाना। मृत्यु होने पर मतलब उसकी डेथ हो जाना। तो अगर ऐसा हो जाता है तो भी फर्म का क्या होगा, पुनर्गठन होगा साझेदारी का। और अगर मान लो हमारा व्यापार लगातार, एक व्यापार है जिसका नाम है मान लो अमित एंड सन्स, चलो अपने ही नाम से कर देते हैं। अमित एंड सन्स नाम का एक व्यापार है जो चल रहा है, और वो क्या हो गया, हमारी एक बिस्कुट का व्यापार है पार्ले जी। अभी ये क्या हो गया, लगातार हानि में जा रहा है। तो मैंने बोला कि भाई ब्रिटानिया कंपनी के मालिक से मैंने बात की, मैंने बोला आप अपने व्यापार, मेरे व्यापार को अपने व्यापार में विलय कर सकते हो, विलय का मतलब ज्वाइन कर सकते हो। उसने बोला यस। तो ऐसी दशा में भी साझेदारी का क्या करना पड़ेगा, पुनर्गठन करना पड़ेगा। तो ये दशाएं आपको समझ में आ गई। ये दशाएं आपको बताने का तात्पर्य है कि चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। देखो ये नया चैप्टर है, जब सारी कहानी एक साथ जुड़ जाएगी तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो आपको समझ में आएगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। लेकिन आपको पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखना है, सारे वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखने हैं। आपसे बनेगा इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं ना यार, आप टेंशन क्या ले रहे हो, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं आपसे, ठीक है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कि कहीं पर भी अपने घर में बैठो, डेली क्लास लो, बस कहीं मत जाओ। देखो तो क्या मैंने बोला, मैंने आपसे बोला कि साझेदारी पुनर्गठन की दशाएं क्या हो सकती हैं, मतलब एक फर्म में पुनर्गठन क्यों होगा, कब होगा, आखिर उसकी कारण क्या होते हैं। तो पहला कारण होगा विभिन्न साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर। मैंने आपको कारण बताया कि 2 साझेदार थे, पहले 1:2 के अनुपात में बांटते थे, अब बोले कि भाई 2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो गया, साझेदारी का पुनर्गठन करना पड़ेगा। दूसरा, जब फर्म में किसी नए साझेदार की आवश्यकता हो, भाई आवश्यकता हो सकती है, मान लो फर्म को और ज्यादा पूंजी लगाना है और 2 लोग पूंजी लगा पाने में सक्षम नहीं है, तो किसी एक फर्म में साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं। तो भी वहां पे क्या करना पड़ेगा, साझेदारी का पुनर्गठन करना पड़ेगा। या तो कोई विद्यमान साझेदार में अवकाश ग्रहण हो जाए, या उसकी मृत्यु हो जाए, या किसी साझेदारी व्यापार का अन्य साझेदारी व्यापार में विलय हो जाए। बच्चा आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि साझेदारी पुनर्गठन की दशाएं बताइए। आप ये चारों दशा लिख के बस चले आना, कोई डिटेल आपको नहीं करनी है, आपको उतना ही आंसर मिलेगा जितने नंबर का ये आएगा, 3 या 4 नंबर का जो भी है, ठीक है। तो ये चारों दशाएं आपको लिख देनी, और अगर आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता भी दिया, आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। 2 थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई, चैप्टर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा।
हमने पहले थ्योरी के बारे में बात की। साझेदारी के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं? बच्चा ध्यान से समझो, जब विद्यमान साझेदारों के आपसी संबंधों में परिवर्तन हो जाता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। दूसरी बात, साझेदारी के पुनर्गठन की दशाओं को बताइए, यह साझेदारी के पुनर्गठन के कारणों को बताइए। तो पहला, विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर, नए साझेदार के प्रवेश पर, पुराने साझेदार के अवकाश जाने मृत्यु पर, यह साझेदारी फर्म का अन्य साझेदारी फर्म में विलय हो जाने पर। अब बच्चा ध्यान से समझो, इस चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 3 में केवल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में केवल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि इस अध्याय में केवल इसके बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जब हम पढ़ेंगे 4 तो 4 में इसके बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, समझ रहे हो? और चैप्टर नंबर 6 जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे फर्म के समापन के बारे में, और यहां से साझेदारी के चैप्टर खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब आप समझ गए कि आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है, और ना सिर्फ आज का हमारा मेन टॉपिक वरन इस चैप्टर का हमारा मेन टॉपिक क्या है? विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन में परिवर्तन या विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन। एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, ओके, क्लियर है? चलो, तो यानी कि हम लोग मेन हेडिंग डाल सकते हैं विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि विभाजन में परिवर्तन होने पर। ठीक है, ओके। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी, बिल्कुल समझ में आएंगी। बच्चा बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस अगर आप जितना ईमानदारी से आप अपने कोचिंग वाले टीचर को या अपने टीचर को सुनते रहे होगे, उतनी ही ईमानदारी से अगर आप मेरी क्लास को भी सुनोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली है। बच्चा यकीन मानो, ठीक है? चाहे वो इंग्लिश की क्लास हो, चाहे वो अकाउंट की हो, मतलब आपको तो लत लग जाएगी अमित सर की और अजय सर की। ठीक है, बिल्कुल। चलो ठीक है, तो अपन का आज का मेन टॉपिक क्या है? तो मेन टॉपिक है विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर, विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर। यहां तक दिख रहा है? होने पर ओके दिख रहा, कोई दिक्कत। हमने क्या बात की? हमने बात की थी साझेदारी पुनर्गठन के कारणों की, और साझेदारी पुनर्गठन के कारणों में सबसे पहला ही कारण क्या था? विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर। अब देखिए ये है क्या, इसके बारे में समझो। विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर इसका मतलब ये होता है कि जब दो साझेदार आपस में यह तय कर लेते हैं कोई एक निश्चित लाभ की, इस लाभ से हम लोग लाभ हानि को बांटेंगे। अब दो नहीं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। आपको पता है कि साझेदारी फर्म में कितनी संख्या होनी चाहिए, सब कुछ बताया जा चुका है। अब मान लो सपोज दैट कि ए और बी 2 साझेदार, चलो 3 ले लेते हैं, आप कहोगे बार बार सर 2 ही क्यों ले रहे हो? चलो 3 साझेदार, ठीक है। इन्होंने पहले यह तय किया था कि लाभ जो भी होगा वो इस अनुपात में बटेगा। बात को समझने का प्रयास करना, ठीक है। उन्होंने तय किया हुआ था कि लाभ जो है वो इस अनुपात में बटेगा, 3:2:1, यानी कि 3/6, 2/6 और 1/6। इनको जोड़ करके इनके बटे में लिखते हैं, समझ में आ गया? ठीक है। 6 कहां से है भाई? 3, 2, 5, 1, 6, 3/6, 2/6, 1/6। इस अनुपात में इन्होंने तय किया हुआ था कि भाई लाभ का बंटवारा होगा। ए ने मान लो 10,000 पूंजी लगाई हुई थी, बी ने मान लो 8,000 पूंजी लगाई हुई थी व्यापार शुरू होने में, और सी ने मान लो 6,000 पूंजी लगाई हुई है, ठीक है। बाद में होता क्या है, पूंजी की आवश्यकता और पड़ती है और ए 5,000 पूंजी और एक्स्ट्रा लगा देता है, बी नहीं लगा पाता, सी 2,000 रुपया और एक्स्ट्रा लगा देता है, ठीक है। लेकिन बी के पास उस समय पैसे नहीं थे, बी ने नहीं लगाया। अब होगा क्या? बोले सर हुआ यह है कि ए और सी ने मिल करके यह तय किया कि बी को अब हिस्सा उतना नहीं देंगे। क्यों हिस्सा उतना नहीं देंगे भाई? हिस्सा उतना इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा पूंजी लगाई है, तो हिस्सा हम लोगों का चेंज होगा। सिंपल सी बात है। चेंज होगा कि नहीं होगा? बोले सर बिल्कुल चेंज होगा। या तो ए बी सी फर्म में साझेदार हैं, ए और सी ज्यादा काम कर रहे हैं और बी काम में क्या कर रहा है? ढिलाई कर रहा है। ये डेली व्यापार में नहीं आ रहा फर्म में, ये ना तो काम कर रहा है, अपना घर में सो रहा, मेहनत नहीं कर रहा। तो क्या हुआ? इन दोनों ने तय किया कि अगर मान लो बी को लाभ बराबर मिल रहा है तो बोले कि नहीं भाई बी को बराबर लाभ कैसे देंगे? जब मेहनत ए और सी कर रहे हैं तो लाभ भी ए और सी बराबर लेंगे, बी को कैसे दे देंगे लाभ? तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब यह है कि जब कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसके माध्यम से साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन
होता है उसे हम लोग कहते हैं विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। यह परिवर्तन इसलिए भी हो सकता है कि जब किसी एक साझेदार या दो साझेदार ज्यादा पूंजी लगा रहे हो, या कोई एक साझेदार दो साझेदार फर्म में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, ज्यादा मेहनत कर रहे हो, और अन्य साझेदार फर्म में मेहनत कम कर रहे हैं, तो ये तय कर सकते हैं कि भाई पहले तो तुमने बात की थी कि हम लोग लाभ हानि को बराबर बांटेंगे और बराबर मेहनत करेंगे, फिर आगे चल के तुम मेहनत नहीं कर रहे हो तो तुमको लाभ हानि कैसे बराबर दिया जा सकता है। तो इन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी कि अब लाभ 3:2 के अनुपात में नहीं बटेगा, अब जो लाभ बटेगा वो बटेगा 3:1:2 के हिसाब से। यानी कि ए बी को एक हिस्सा दिया जाएगा और सी को 2 हिस्सा मिलेगा, क्योंकि सी ने पूंजी ज्यादा लगाई है। ए ने बोला चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे हुआ क्या, जो तय हुआ था वो लाभ अब चेंज कर दिया गया है, यानी लाभ हानि अनुपात में क्या हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है। इसे ही हम लोग कहते हैं लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर। और जब भी ऐसा होगा तो साझेदारी का पुनर्गठन होगा, जब भी ऐसा होगा तो साझेदारी का पुनर्गठन होगा। तो बच्चा बहुत ही आराम से आपको मैंने समझाया, मैंने आपको बताया कि विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में जब परिवर्तन होता है तो भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है। मैंने आपको यह बताया कि विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन क्यों होता है, तो मैंने आपको यह बताया कि जब कोई साझेदार या दो से अधिक साझेदार ज्यादा पूंजी लगा रहे हो और तीसरा साझेदार पूंजी कम लगा रहा हो, या दो साझेदार ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तीसरा साझेदार कम मेहनत कर रहा है, तो जो साझेदार मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, जिन साझेदारों ने पूंजी ज्यादा लगाई हुई है, वो साझेदार लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करने के लिए कह सकते हैं। और यही क्या कहलाता है, अनुपात में परिवर्तन होने पर। अब देखो जब ऐसा होगा, बात को समझना, जब भी ऐसा होगा तो कुछ साझेदारों को लाभ नया ज्यादा मिलेगा और कुछ साझेदारों को हानि होगी। भाई सपोज दैट, समझो बात को, अगर ए बी सी साझेदार हैं, ठीक है, बात को समझना अभी बहुत आराम से। मान लो पहले फर्म का लाभ 30,000 हुआ करता था। अभी कहानी में समझा रहा हूं, चीजें जब मैं रिलेट कर दूंगा तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, परेशान बच्चा मत होना, ठीक है। 30,000 रुपए फर्म में लाभ हो रहा है, जिसमें ए को लाभ दिया गया मान लो 10,000। इन लोगों ने तय किया था कि लाभ बराबर बराबर बटेगा, ठीक है, 10,000 10,000 और 10,000। बाद में हुआ क्या, बाद में इन लोगों ने यह तय किया कि ए और सी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बी मेहनत नहीं कर रहा, तो बी को लाभ का हिस्सा कम देंगे। और इन्होंने बोला भाई अब जो लाभ बटेगा, बात को समझना, अब जो लाभ बटेगा उसका जो अनुपात होगा वो बराबर नहीं होगा। देखो यहां पे जो अनुपात था वो तीनों का क्या था, बराबर था, इसीलिए बराबर बराबर पैसा मिला तीनों को। बाद में इन लोगों ने परिवर्तन कर लिया, बोल दिया कि लाभ जो है वो 3:2:1 के अनुपात में बटेगा। बात को समझना, ये क्या हुआ, बोले सर ये अब है, यानी लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हुआ। तो इस 30,000 को जब अब बांटोगे तो कितना मिलेगा, बोले सर 30,000 का 3/6 इसको मिलने वाला है, यानी कि 15,000 इसको मिलेगा। समझ में आ गया, 3/6। 2/6 अगर बात की जाए, सॉरी बी कम मेहनत कर रहा है ना, तो बी को 1 दे दो और सी को 2 दे दो, ठीक है, ओके। हालांकि आप 3:2:1 भी कुछ भी कर दो, उससे मैटर नहीं करता। तो इसको 1/6 यानी कि कितना मिलेगा, बोले सर इसे 5,000 अब मिलेगा। और अगर इसे बात की जाए सी को कितना मिलेगा, तो 2/6, 6 पंचे 30, 5 दूनी 10,000 इसको मिलेगा। आप यहां पे केवल अभी समझो, इस लाइन को सारी भूलो। आपने देखा कि पहले जो लाभ हानि था वो क्या मिल रहा था, बोले सर 10,000 10,000 10,000 लाभ बट रहा था एबीसी में। बाद में ए को 15,000 मिला, बी को 5,000 मिला, सी को 10,000 मिला। ये लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने के बाद आया, ठीक है, क्योंकि बी मेहनत नहीं कर रहा था। इसमें हुआ क्या, बोले सर ए को प्राप्ति हुई है, बात को समझना, सी को प्राप्ति हुई है और इसका त्याग गया है। कितनी इसकी प्राप्ति हुई, बोले सर 10,000 तो इसको पहले मिल रहा था, तो 5,000 रुपये इसको क्या मिला है, प्राप्ति हुई है, एक्स्ट्रा मिला है। इसका क्या हुआ, बोले सर 5,000 इसका क्या हुआ, बोले सर त्याग हुआ है। क्या हुआ, बोले सर इसका 5,000 त्याग हुआ है। और इसका क्या हुआ, बोले सर इसको भी 10,000 मिल रहा था, तो इसको भी कितना मिल रहा है, आज भी 10,000 ही मिल रहा है। तो इसको अपन कह सकते हैं कि इसको कुछ नहीं हुआ, मतलब ना तो प्राप्ति हुई ना तो त्याग हुआ। देखो लग रहा है कि प्राप्ति हुई, लेकिन प्राप्ति नहीं हुआ। पता नहीं हुआ क्यों, क्योंकि भाई पहले भी वो 10,000 पा रहा था, आज भी 10,000 पा रहा। तो सी को क्या हुआ, सी को कुछ भी नहीं हुआ, जबकि ए को 5,000 की प्राप्ति हुई, बी को त्याग हुआ। तो यहां पे क्या बात निकल के आई, यहां पे ये बात निकल के आई कि जो ए है इसको क्या मिला है, बोले सर 5,000 एक्स्ट्रा दिया गया है। और ये 5,000 एक्स्ट्रा क्यों दिया गया, हो सकता है इसने ज्यादा पूंजी लगाई हो सकता है इसने फर्म में ज्यादा मेहनत की हो, इसके परिणाम स्वरूप।
तो यही क्या कहलाता है, विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर। और बच्चा जब भी विद्यमान साझेदार के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा तो इतना ध्यान रखना कि किसी एक साझेदार को पैसा ज्यादा मिलेगा, किसी साझेदार से पैसा जाएगा और किसी साझेदार को कुछ भी नहीं होगा, जैसे कि यहां पे हुआ। या ये भी हो सकता था कि ए और सी को पैसा ज्यादा मिल जाता और बी को पैसा नहीं मिलता, बी के जेब से जाता। या ये भी हो सकता था कि ए और बी को पैसा मिलता, सी को नहीं मिलता। मतलब आप समझ सकते हो कि ए बी सी, तो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, इसका एक कतई मतलब नहीं है कि ए और सी को ही लाभ होगा, बी को कभी नहीं हो सकता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो एक एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूं कि चीजें इस तरीके से होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, बोले कि सर किसी एक साझेदार को ज्यादा हिस्सा मिल जाता है और किसी एक साझेदार को कम हिस्सा मिल जाता है। जिस साझेदारों को ज्यादा हिस्सा मिलता है उन साझेदारों को प्राप्ति साझेदार कहते हैं, और जिन साझेदारों का हिस्सा निकाला जाता है, कम हो जाता है, उसे हम लोग त्याग वाला साझेदार भी कहते हैं। और याद रखना, जब भी विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा तो बेटा समायोजन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, समायोजन किया जाएगा। और समायोजन किनका किनका किया जाएगा, इस बात को याद रखना। तो समायोजन किया जाएगा त्याग अनुपात का और प्राप्ति अनुपात का, यानी इनकी गणना होगी। पहला काम ये होगा, त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात की क्या होगी, बोले सर गणना होगी। दूसरा क्या होगा, बोले सर ख्याति का समायोजन किया जाएगा, ख्याति का समायोजन होगा। तीसरा क्या होगा, पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा खातों का। किसका, संपत्ति एवं दायित्वों का। चौथा, संचय एवं अवतरित लाभों का संयोजन किया जाएगा। अब ये क्या है बच्चा, इस बात को बहुत आराम से समझो, ठीक है। अब ये क्या है, इस बात को बहुत अच्छे से समझो। देखो मैंने आपको क्या बोला, आपको कहानी बिल्कुल समझ में आने वाली है। बच्चा परेशान मत होना कि आपको चीजें अभी समझ में नहीं आ रही है, मुझे पूरा पढ़ा लेने देना, फिर मैं 5 मिनट में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि मैंने क्या पढ़ा है और ये चीजें हैं क्या, बस ठीक है। बहुत आराम से समझो। देखो मैंने आपको बताया कि साझेदारी के पुनर्गठन का कारण होता है विद्यमान साझेदारों के आपसी संबंधों में परिवर्तन। मैंने आपको पहली कंडीशन दी थी कि विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाने पर भी साझेदारों का पुनर्गठन होता है। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है। किसी साझेदार के द्वारा फर्म में ज्यादा पूंजी लगा दी जाती है या किसी साझेदार द्वारा ज्यादा काम कर दिया जाता है, तो वो तय करते हैं कि भाई अब तक जो लाभ बट रहा था अब वो नहीं बटेगा, नए तरीके से लाभ को बांटो। जब नए तरीके से लाभ को बांटा गया तो इसमें यह हुआ कि कुछ साझेदारों को हिस्सा कम मिला जो पहले मिलता था, और कुछ साझेदारों को हिस्सा ज्यादा मिला जो अब मिल रहा है। जिन साझेदारों को हिस्सा ज्यादा मिल रहा है वो साझेदार प्राप्ति साझेदार कहलाएगा, और जिन साझेदारों को हिस्सा कम मिल रहा है वो साझेदार त्याग वाला साझेदार कहलाएगा। फिर मैंने बोला जब भी ऐसा होगा कि विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा तो इसके परिणाम स्वरूप कुछ एडजस्टमेंट, कुछ समायोजन करना पड़ेगा। समायोजन इसलिए करना पड़ेगा कि जिस साझेदार को पैसा कम दिया गया है उसको क्षतिपूर्ति दी जाएगी। उसको क्या दी जाएगी, क्षतिपूर्ति दी जाएगी। अब ये क्षतिपूर्ति कौन देगा, बोले सर ये क्षतिपूर्ति वो साझेदार देगा जिस साझेदार ने पैसा ज्यादा प्राप्त कर लिया है परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, वो क्षतिपूर्ति देगा। और क्षतिपूर्ति किस हिसाब से देगा, क्योंकि फर्म में ख्याति में हिस्सा वो ज्यादा पा रहा है वो साझेदार, इसलिए वो क्षतिपूर्ति के स्वरूप क्या करेगा, क्षतिपूर्ति देगा। कैसे, ख्याति का समायोजित करके, पुनर्मूल्यांकन में संपत्तियों दायित्व का पुनर्मूल्यांकन करके, संचय अवतरित लाभों का संयोजन करके। यानी कि ऐसा करके वो क्या करेगा, बोले सर ऐसा करके वो क्या करेगा, क्षतिपूर्ति देगा। किसे, बोले सर उस साझेदार को जिस साझेदार का हिस्सा कम हुआ है, जिस साझेदार का हिस्सा कम हुआ है। इसलिए जब भी विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि में परिवर्तन होगा तो हमेशा इसी की गणना होगी, एक तो त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात की, दूसरा ख्याति का संयोजन किया जाएगा, पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाएगा और उसमें उसका क्या किया जाएगा, संयोजन किया जाएगा। और नेक्स्ट अगर बात की जाए तो क्या होगा, और नेक्स्ट अगर बात की जाए तो होगा आपका संचय एवं अवतरित लाभों में समायोजन, संचय एवं अवतरित लाभों में समायोजन। बच्चा यहां तक चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है।
ओके, ये पूरा मूल्यांकन ऐसे लिख दो, वो भी सही है, उसमें दिक्कत मत लेना, ठीक है। ओके, अब समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब हम लोग बात करेंगे त्याग अनुपात व प्राप्ति अनुपात के बारे में। आज बात नहीं करेंगे, कल हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी पहले यहां तक का पढ़ के आप मेरे को बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। कल हम लोग बात करेंगे त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात के बारे में। बच्चा बहुत आराम से समझो। मैंने बोला कि विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर क्या होता है। बोले सर विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि में परिवर्तन हो जाने पर त्याग अनुपात व प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है, ख्याति का समायोजन किया जाता है, पुनर्मूल्यांकन होगा और संचय व अवतरित लाभों का समायोजन होगा। अब हम लोग पहले बात करेंगे त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात की। त्याग अनुपात क्या है, प्राप्ति अनुपात क्या है, इसमें अंतर एग्जाम में पूछता है। और त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात के शुरुआत में 5 सवाल हैं, उन 5 सवाल को लगाना है। फिर ख्याति के समायोजन की थ्योरी पढ़ेंगे, ख्याति के समायोजन के इस चैप्टर में सवाल होंगे उनको करेंगे। फिर पुनर्मूल्यांकन की थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके सवाल पढ़ेंगे, संचय अवतरित लाभों के समायोजन की थ्योरी पढ़ेंगे, इसके सवाल। इस पूरे चैप्टर में इतना ही है। मतलब आप समझ गए ना। मैंने क्यों बताया था कि विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि में परिवर्तन होने पर ही इस चैप्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो पॉइंट दिए हुए 4, इन्हीं 4 पॉइंटों की थ्योरी अपन को पढ़ना है अच्छे से, और इन्हीं 4 पॉइंटों के अपन को सवाल भी अच्छे से पढ़ना है। तो 3 थ्योरी आज की कंप्लीट होती हैं। क्या, पहला तो साझेदारी के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं, दूसरा साझेदारी के पुनर्गठन की दशाओं को बताइए, और तीसरी बात कर लिया हमने विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर क्या होता है। अब बच्चा एक 5 मिनट का 6 मिनट का रिवीजन मैं आपको कर रहा हूं, इसको आप अच्छे समझना तो चीजें और भी अच्छे से आपका क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, अभी जस्ट कंफ्यूजन में दूर की देता हूं, और 2 से 3 बार इसको सुन लेना। मैं आपको पढ़ा रहा हूं साझेदारी का पुनर्गठन, समझो बात को। मैंने आपको पढ़ाया, बात को समझो, कुछ नहीं, कोई मैसेज नहीं, एकदम साइलेंट होके समझना, ठीक है। आपको समझ में आएगा मैंने आज क्या पढ़ाया, और फिर वीडियो को शुरुआत से देखना, फिर समझ में आया तो मुझे बताना। मैंने आपको बताया साझेदारी का पुनर्गठन। पुनर्गठन का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन, साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन को क्या कहते हैं, साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो संबंधों में परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है, उसकी दशाएं क्या होती हैं। तो मैंने दशाओं के बारे में पहला बताया, विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर। दूसरा मैंने आपको बताया नए साझेदार के प्रवेश पर। तीसरा मैंने आपको बताया साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर। फिर आपको मैंने बताया किसी साझेदारी व्यापार का अन्य साझेदारी व्यापार में विलय हो जाने पर। ये मैंने कारण बताए थे जिसके परिणाम स्वरूप संबंधों में परिवर्तन होता है और साझेदारी का क्या होता है, पुनर्गठन होता है। मैंने आपको फिर ये बताया कि ये वाला जो चैप्टर है, इस वाले चैप्टर में केवल हमको बात करनी है कि वो दशा की हमको बात करनी है जब विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। मैंने आपको बताया कि लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने के 2 कारण हो सकते हैं। कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से पहला कारण ये है जब कोई साझेदार ज्यादा पूंजी लगाए, या कोई साझेदार, 2 साझेदार भी हो सकते हैं इसमें। अगर 4 साझेदार हैं तो 2 साझेदार ज्यादा पूंजी लगा रहे हैं, 2 कम लगा रहे हैं। या कंडीशन हो सकती है कोई साझेदार ज्यादा मेहनत करे। कारण और भी हो सकते हैं,
कारण और भी हो सकते हैं, मैंने 2 कारण लिखे। तो ऐसी दशा में विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अब ऐसी दशा में होगा क्या, सपोज दैट कि जैसे 2 साझेदार थे ए और बी, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि पहले अनुपात 3:2 में लाभ विभाजन करते थे। मान लो सपोज दैट लाभ होता था 10,000। अब अगर 10,000 लाभ होता था और इस अनुपात में ये लाभ बांटते थे, तो इसका मतलब 2/6,000 रुपये इसको मिलता रहा होगा और 4,000 बी को मिलता रहा होगा। यही था भाई, 10,000 का 3/5 करेंगे तो 5 दूनी 10, 2/6,000 और इसको बी को कितना मिलेगा, 4,000। ये 6,000 मिलेगा। ये कब मिल रहा था, जब 3:2 में बांट रहे थे। बाद में क्या हुआ कि ए ने ज्यादा पूंजी फर्म को लगाई और बी ने नहीं लगाई, तो ए ने बोला भाई इस अनुपात में नहीं बटेगा अनुपात। अब किस अनुपात में, बोले सर इस अनुपात में बटेगा, यानी कि 4:1 में। तो अभी 6,000 मिल रहा था, अब इसको कितना मिलेगा, बोले सर 4/5, यानी कि 2 चौको 8,000 अब मिलेगा। अब इसको कितना मिलेगा, 8,000, और इसको कितना मिलेगा, 2,000। बोले हुआ क्या, बोले सर ये हुआ कि जो ए वाला साझेदार है इसको 2,000 रुपया की ज्यादा पैसे मिले कि नहीं मिले, और जो बी साझेदार है इसको 2,000 रुपया कम मिले कि नहीं मिले। बोले सर मिले। ए वाला जो साझेदार था ये प्राप्ति साझेदार कहलाएगा, और जो बी वाला साझेदार था वो त्याग वाला साझेदार कहलाएगा। अब होगा क्या, अब होगा ये कि ये साझेदार जो प्राप्ति की हुई है वो क्या करेगा, इसको क्षतिपूर्ति देगा। क्या देगा इसे, बोले सर इसे क्षतिपूर्ति देगा। क्या देगा, बोले सर क्षतिपूर्ति। और क्षतिपूर्ति कैसे देगा, बोले सर समायोजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समायोजन। समायोजन किन किन में करना पड़ेगा, बहुत आराम समझना। पहला समायोजन करना पड़ेगा कि त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, बोले सर त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना करनी पड़ेगी। त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना करनी पड़ेगी। फिर क्या करना पड़ेगा, बोले सर ख्याति का समायोजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बोले सर ख्याति का समायोजन करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, बोले सर संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा। संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा। ठीक है, संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा। और फिर क्या करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा संचय एवं, संचय का मतलब होता है रिजर्व, संचय एवं अवतरित लाभ, अनडिवाइडेड प्रॉफिट। ये सब हैं क्या, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अवतरित लाभों का क्या करना पड़ेगा, बोले अवतरित लाभों का समायोजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बोले सर संचय एवं अवतरित लाभों का समायोजन करना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा। अब मैंने आपसे बोला कि हम लोग बात करेंगे त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात के बारे में और इसके सवालों को लगाएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे ख्याति के समायोजन के बारे में, फिर इसके सवालों को लगाएंगे। फिर हम लोग संपत्ति एवं दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे, फिर इसके सवालों को लगाएंगे। फिर संचय अवतरित लाभों के समायोजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनके सवालों को लगाएंगे। अब आपको चीजें समझ में आ गई हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं और क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, थ्योरी किस तरीके से। यहां पर जो थ्योरी है वो 3 इंपॉर्टेंट है। पहला आपको थ्योरी इंपॉर्टेंट है कि साझेदारी के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं, साझेदारी के पुनर्गठन की दशाओं को बताइए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात से आप क्या समझते हैं और त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात में अंतर बताइए। तो त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात में अंतर कल हम लोग पढ़ेंगे, और त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात भी क्या है कल हम लोग पढ़ेंगे। और कल ही हम लोग त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात के सवाल भी लगाएंगे, जो इस चैप्टर के पहले से लेकर 5 या 6 तक क्वेश्चन त्याग व प्राप्ति अनुपात के ही हैं। अब बताओ ओवरऑल आपको चीजें समझ में आई, क्योंकि आज का मेरा पूरा मोटिव ये था कि मैं तुमको इस चैप्टर के बारे में बताऊं। बच्चा इस एक क्लास में तुमने साझेदारी के पुनर्गठन के सारे आयामों के बारे में चर्चा कर ली है। अब तुमको चीजें समझ में आ गई हैं कि हमको साझेदारी के पुनर्गठन में पढ़ना क्या है। यार सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है ना कि हमें पढ़ना क्या है उस चैप्टर के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए एकदम नया था, अब बिल्कुल नया नहीं है। अब आप जान रहे हो कि पुनर्गठन क्या होता है, अब आप जान गए हो कि विद्यमान साझेदार के लाभ में परिवर्तन क्या होता है, अब आप जान गए हो कि त्याग व प्राप्ति अनुपात क्या है। भाई त्याग व प्राप्त साझेदार तो ही हैं। अब आप समझ गए हो कि आखिरकार ये त्याग व प्राप्ति अनुपात की गणना क्यों होगी, आखिरकार ख्याति का समायोजन क्यों होगा, आखिरकार संपत्ति दायित्व का पुनर्मूल्यांकन क्यों होगा, आखिरकार संचय अवतरित लाभों का समायोजन क्यों होगा। इसलिए होगा क्योंकि जिस साझेदार ने प्राप्ति की है वो क्षतिपूर्ति देगा, और क्षतिपूर्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा। बच्चा सही सही बताना वीडियो समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताना, व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करना कि सर ये वीडियो आज का समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है तुमको, बहुत अच्छे से। एक बार फिर
से इस वीडियो को जरूर देख लेना, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना। नहीं समझ में आया तो मैसेज कर देना कि सर नहीं समझ में आया, कल फिर इसको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से टाइम है। अरे मुझे 10 चैप्टर तो अकाउंट के पढ़ाने हैं, जितने चैप्टर हैं तुम्हारे उसमें तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। अरे मैं 2 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, टेंशन मत लो, बस तुम ईमानदारी से मेहनत करो, ईमानदारी से। प्लीज मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जितनी ईमानदारी से मैं पढ़ाता हूं उतनी ईमानदारी से आप मेहनत करिए। मैं आपके साथ हूं, मैं कोई फ्रॉड नहीं हूं कि मैं आपके पैसे ले जाके कहीं जाने वाला हूं। मुझे अगले महीने भी आप लोगों से पेमेंट लेनी है, इसलिए नहीं मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं। एक अपना देखो, पैसे मैटर कभी नहीं करते, याद रखना बच्चा। एक शिक्षक और विद्यार्थियों का एक संबंध ऐसे होता है, ऐसे संबंध होता है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, आप कभी भी मैं आपको मिलवाऊंगा अभी, ऐसे संबंध होता है शिक्षक और स्टूडेंट का कि मैं क्या बताऊं। कुछ स्टूडेंट जरूर ऐसे होते हैं जो बहुत फ्रॉडगिरी करते हैं, एक शिक्षक की चापलूसी दूसरे शिक्षक से। अच्छा, वो जीवन में कभी सफल नहीं होगी, याद रखना। पता है क्यों? क्योंकि एक शिक्षक की जब हालांकि आज तक तो मैं उनके लिए भी बद्दुआ नहीं देता हूं जो मेरी बुराई करते हैं, या काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कभी कभी पेमेंट को लेके कुछ जो भी है, मेरे लिए कभी बद्दुआ नहीं निकलती, क्योंकि वो बच्चे, उनको इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन याद रखना उसका परिणाम उनको मिलता है। अब जैसे कि मैं एक वाकया आपको बता रहा हूं, एक बच्चा मेरे से आज से 2-2.5 साल पहले पढ़ा हुआ था। वो बच्चा 4 से 8 महीने की फीस मुझे नहीं दिया था। मेरी आदत रही है कि मैं कभी कोचिंग की फीस मांगता नहीं था, जो बच्चा दे दिया। उसने नहीं दिया था। बाद में क्या हुआ कि अकाउंट में तो पास हुआ, बाकी 4 विषय में वो फेल हो गया, ठीक है, जबकि पढ़ने में ठीक ठाक था, जैसा भी था। लेकिन मैंने उसको बोला भी कि यार मेहनत करना था। बोले नहीं सर, करके गया, लेकिन कुछ तबीयत खराब हो गई थी, जो भी था। तो बच्चा याद रखना, ऐसा कभी करने का प्रयास मत करना, क्योंकि वहां पे मेरे लिए वो 8 महीने के पैसे 4 महीने के इंपॉर्टेंट नहीं रखे थे। वो बच्चा फेल हो गया, ये मुझे तकलीफ हुई, ठीक है, क्योंकि पैसे तो कभी भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन आपका फ्यूचर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को 2 से 4 बार देखना अच्छे से, ठीक है। और इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए, शेयर बिल्कुल मत करिए, हमसे जुड़े रहिए। कल हम लोग फिर मिलेंगे शाम को इनके सवालों के साथ इस चैप्टर के। और कल इंग्लिश की क्लास है ग्रामर की, तो ग्रामर के पुराने सारे वीडियो पढ़ लेना। अगर नहीं मिले हो तो अमित सर से मांग लेना, यानी कि मुझसे, ठीक है। ओके, गुड नाइट।